हेलो बच्चों, तो आज के जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पाचन तंत्र के मुख्य भाग को। मुख्य भाग के संरचना के बारे में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। यदि आप पिछला वीडियो लेक्चर अभी नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, जाकर ज़रूर देखें। जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा या फिर मैंने बोला था कि 3 तंत्र कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में हम लाइव टेस्ट सीरीज रखेंगे और देखेंगे कि कितने बच्चे हैं जो ऑनलाइन अपनी स्टडी को जारी रख पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा आज का जो टॉपिक है मुख ही है। मुख की संरचना के बारे में पिछले हमने पढ़ा था, तो आज मैं बताऊंगा आपको लार ग्रंथि। मुख के अंदर बच्चों लार ग्रंथि की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। कैसे होती है उसके बारे में बताता हूँ। देखिएगा, जब हम खाना खाते हैं तो खाना चबाने के बाद में दांत होते हैं जो जटिल जो भोजन होता है उसको हम बारीक करते हैं, और बारीक करने के बाद में उसमें एक श्लेष्मा स्रावित होता है। ये श्लेष्मा किस प्रकार से स्रावित होता है, तो हमारे मुख के अंदर 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। एक होती है कर्णपूर्व। कर्णपूर्व का मतलब कान के नीचे और गाल के पास में श्लेष्मा स्रावित होता है, जिसे हम कहते हैं कर्णपूर्व। एक होती है अधोजंब, ये होती है गले के पास में, यानी गले के पास में श्लेष्मा जहाँ से स्रावित होता है वो होता है आपका अधोजंब। और एक होता है जीभ, जीभ के नीचे, इसे कहते हैं अधोजीवा। तो 3 प्रकार से श्लेष्मा का श्रवण होता है, और जब भोजन के अंदर पूर्ण रूप से श्लेष्मा मिक्स हो जाता है तब वो भोजन आराम से हमारे आमाशय तक पहुंच जाता है, और वो भोजन बहुत ही छोटे छोटे बारीक टुकड़ों के रूप में पहुंचता है। अब देखिएगा कि इस लार ग्रंथि से हमें क्या फायदा होता है, या इसके कार्य के बारे में हम पढ़ते हैं। कार्य देखिएगा, श्लेष्मा का स्त्रवण करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई। श्लेष्मा स्त्रवित होते हैं यहाँ से, यानी कि श्लेष्मा जो होता है वो स्त्रवित होता है और भोजन को चिकना बनाता है। और उसके बाद में सेकंड है मुख की सफाई करना, यानी जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद में श्लेष्मा बनने के कारण हमारा मुंह जो होता है वो ऑटोमेटिकली अंदर से साफ हो जाता है। क्लीनिंग का काम करता है लार ग्रंथि। उसके अलावा भोजन को चिकना बनाने का जो कार्य है वो भी कौन करता है, श्लेष्मा। तो श्लेष्मा के मुख्य जो कार्य है वो हमें समझ में आ गए। लार ग्रंथि के मुख्य जो कार्य है वो समझ में आ गए कि श्लेष्मा का स्त्रवण, मुख की सफाई, भोजन को चिकना बनाना। उसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट काम जो होता है यहाँ पर वो होता है एंजाइम का स्त्रावण करना। एंजाइम के बारे में मैंने पीछे आपको बताया था कि एंजाइम वह गुण है या वह यौगिक है जो हमारे भोजन को जटिल रूप से बारीक या छोटे छोटे अणुओं के रूप में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर देखिएगा, लार ग्रंथि के अंदर एक एंजाइम निकलता है जिसे हम कहते हैं एमाइलेज। एमाइलेज नाम का, एमाइलेज या इसको बोल सकते हो आप टाइलिन। टाइलिन नाम का एक एंजाइम का स्त्रावण होता है। ये एमाइलेज या टाइलिन जो होता है वो हमारे भोजन के कार्बोहाइड्रेट भाग का पाचन करता है। हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन करता है। और इस बात से हमें ये समझ में आता है कि हमारे मुख में ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। हमारे मुख में ही भोजन है उसका पाचन शुरू हो जाता है, और एंजाइम इसका मुख्य कार्य निभाता है भोजन के पाचन का। तो एमाइलेज और टाइलिन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं हमारे मुख में। और मैं बता दूं आपको, कार्बोहाइड्रेट जैसे कि पॉलीसैकेराइड्स जो होती है, पॉलीसैकेराइड्स को सैकेराइड में परिवर्तित करता है। पॉलीसैकेराइड्स को सैकेराइड में परिवर्तित करता है, जिसे हम माल्टोस भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से भोजन जो होता है आगे माल्टोस के रूप में पहुंचता है। तो ये बात होगी अपने लार ग्रंथि के बारे में। लार ग्रंथि के बारे में एक बार हल्का सा रिवीजन देख लीजिएगा। लार ग्रंथियां मुख्यतः हमारे मुख में 3 प्रकार की होती है, कर्णपूर्व, अधोजंब और अधोजीवा। गाल के पास में, गले के पास में और जीभ के पास में। कार्य मुख्य रूप से क्या होता है, श्लेष्मा का स्त्रवण करना, मुख की सफाई करना और भोजन को चिकना बनाना। उसके बाद में हमारे लार ग्रंथियों में एक एंजाइम का स्त्रावण होता है जिसका नाम है एमाइलेज या टाइलिन, और ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है, जो पॉलीसैकेराइड को सैकेराइड के अंदर चेंज करता है। अब हम देखते हैं ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी क्या है उसके बारे में बात करता हूं। तो मैं इस भाग को मिटा रहा हूं, यहाँ पर मैं डायग्राम की मदद से यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ग्रसनी वाला भाग क्या है। देखिएगा, जैसे कि ये हमारा मुख है, ठीक है, और मुख के
जस्ट आगे का जो भाग है यानी नीचे की तरफ का, ये एक कटोरे नुमा भाग होता है। यूँ ऐसे मैं बना रहा हूँ, ये एक कटोरे नुमा भाग होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रसनी, जिसे बोलते हैं ग्रसनी। और ये ऐसे नीचे की तरफ फिर आगे बढ़ता है। ठीक है, मैं आपको एक साथ इसमें ये भी बता दूं कि ग्रसनी जो होती है, ग्रसनी जो होती है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। तो ग्रसनी 3 प्रकार की होती है। नासा ग्रसनी से तात्पर्य यह है कि इसका जो कनेक्शन होता है वो नाक से शुरू हो रखा होता है। नाक से शुरू होने का मतलब है ये ऊपर से जुड़ी हुई होती है, नाक से जुड़ी हुई होती है, यहाँ कंठ से जुड़ी हुई होती है और मुख से जुड़ी हुई होती है, इसलिए बोलते हैं इसे नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। और यहाँ पर जहाँ पर कटोरे नुमा भाग खत्म होता है उस जगह पर बच्चों होता है आपका घाटी ढक्कन। घाटी ढक्कन क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। पहले घाटी ढक्कन एक प्रकार से यहाँ पर जैसे ही ये ग्रसनी खत्म होती है, यहाँ पर 2 पाइप होती है, यहाँ पर 2 पाइप होती है, 2 पाइप होती है। यहाँ पर छोटा सा बना रहा हूँ, आप समझिएगा। इसमें 2 पाइप होती है जिसमें से एक का कार्य होता है हमारे शरीर को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना यानी ऑक्सीजन पहुंचाना, जिसे कह सकते हो आप श्वसन पाइप। और एक होती है भोजन पाइप, एक होती है भोजन नलिका और एक होती है आपके श्वसन नलिका, एक होती है श्वसन नलिका। ठीक है, तो यहां पर कटोरे नुमा भाग जो होता है उसके जस्ट आगे के हिस्से पर कौन होती है आपके घाटी ढक्कन होता है। इस पूरे भाग को हम बोलते हैं ग्रसनी। ग्रसनी कितने प्रकार की होती है? नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। यहां से जब भोजन जो होता है, घाटी ढक्कन ये तय करता है, ये सुनिश्चित करता है कि वायु श्वास नली में तथा भोजन है वो भोजन नली में ही जाए। जैसे कि यहां तक ऑक्सीजन और भोजन एक साथ पहुंच गए, तो यहाँ पर घाटी ढक्कन ये तय करता है कि ऑक्सीजन जो होता है उसको तो भेजेगा ये श्वसन नलिका में और जो भोजन है उसको भेजेगा ये भोजन नलिका में। ठीक है, तो भोजन जो होता है हमेशा भोजन नलिका में जाने के लिए सुनिश्चित करने का जो कार्य है वो कौन करता है? घाटी ढक्कन। कई बार आपने देखा होगा भोजन करते करते हम बीच में बातचीत करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हमें अचानक से खांसी टाइप होता है। उसका कारण क्या है कि जो भोजन जो होता है वो कई बार श्वसन नलिका की तरफ चला जाता है और उसकी वजह से हमें उलझ जाता है। आपने ऐसी समस्या कई बार देखी होगी। वो उसका कारण, मुख्य कारण यही है कि घाटी ढक्कन से भोजन श्वास नली की तरफ निकल जाता है, उस वजह से हमें थोड़ी दिक्कत होती है। देखिएगा, अब आगे बात करता हूँ मैं, आगे बात करता हूँ तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको मिटाते हैं। पहले इसको मिटा के हम बात करते हैं, अब इस टॉपिक पे बात करें ग्रास नली पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब हम बात करें ग्रास नली पे, तो ये है मुख का भाग और मुख के आगे में ये बना देता हूँ छोटा सा कटोरे नुमा संरचना और इसके नीचे मैंने बना दिया आपके ग्रास नली। ग्रास नली का मतलब है वह भाग जिसमें भोजन नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, ग्रास नली जो होती है वो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। 25 सेंटीमीटर ग्रास नली की लंबाई होती है तथा इसमें भोजन जो होता है वो कर्माकुंचन गति करता है। कर्माकुंचन मतलब इस प्रकार से गति करता है, कर्माकुंचन गति करते हुए इसमें नीचे की तरफ पहुंचता है। ठीक है, कर्माकुंचन गति होती है इसके अंदर और कर्माकुंचन गति करते हुए नीचे पहुंचता है और इसका जो एंडिंग पॉइंट होता है यहाँ पे एक पेशी होती है। यहाँ पर एक क्या होती है? पेशी होती है जिसका नाम होता है ग्रास नलिका अवरोधनी। ये इसका कार्य मैं बताऊंगा आपको बाद में। ग्रास नलिका अवरोधनी, ग्रास नलिका अवरोधनी इस पेशी का नाम है। ठीक है, ठीक है जी, तो ये होगी ग्रास नली। अब आपको पता है कि यहां से भोजन हमारे मुख से शुरू हुआ, दांतों के द्वारा चबाया गया, लार ग्रंथि के द्वारा उसको श्लेष्मा मिला और उसको एंजाइम मिला, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन शुरू हो गया। उसके बाद भोजन पहुंच गया आपके ग्रास नलिका से होते हुए आमाशय में। अब मैं छोटा सा डायग्राम आमाशय का भी यहां बनाने की ट्राई करता हूं, जैसे कि ये आपका आमाशय का भाग है। ठीक है जी, आमाशय, जहां पर आमाशय का एंडिंग पॉइंट होता है वहां पर भी एक पेशी होती है। यहां पर भी क्या होती है? एक पेशी होती है जिसका नाम होता है जठर निर्गमी अवरोधनी। इसके बारे में बताऊंगा मैं, इसका कार्य क्या होता है वो भी बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा।
जठर निर्गमी अवरोधनी, जठर निर्गमी अवरोधनी यहां पर एक पेशी होती है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ग्रास नलिका अवरोधनी ये एक पेशी है, जठर निर्गमी अवरोधनी ये भी एक पेशी है। लेकिन उससे पहले ये समझिएगा कि जो आमाशय में जैसे ही भोजन पहुंचता है तो आमाशय के 3 भाग होते हैं, एक होता है कार्डियक, एक होता है फंडिस, एक होता है जठर निर्गमी। तो एक भाग यानी फर्स्ट पार्ट जो होता है, मैं 3 भाग में बदल रहा हूं इसको, फर्स्ट पार्ट जो होता है उसका नाम होता है कार्डियक, इसका नाम होता है कार्डियक। सेकेंड भाग होता है, इसका नाम होता है आपका फंडिस, ये भाग होता है, इसका नाम होता है फंडिस। और अंतिम भाग जो थर्ड पार्ट होता है आमाशय का, उसका नाम होता है आपके जठर निर्गमी, जठर निर्गमी, जठर निर्गमी भाग होता है जो अंतिम भाग होता है। अब इसमें ध्यान से समझिएगा कि जब भोजन आपके ग्रास नली से नीचे की तरफ उतरता है या नीचे की तरफ जाता है तो सबसे पहले वो कार्डियक भाग में पहुंचता है, यानी कि आमाशय के प्रथम भाग में पहुंचता है। वहां से होता हुआ फिर जाता है फंडिस में और फिर जाता है आपके थर्ड पार्ट जो है उसका नाम है जठर निर्गमी। अब मैं बताता हूं आपको कि यहां पर जब भोजन ग्रास नली अवरोधनी का क्या यूज होता है, जो मैंने बताई आपको, यहां पर एक पेशी होती है। कहां पर होती है? ग्रास नली के अंतिम बिंदु पर, यानी जहां पर ग्रास नली खत्म होती है वहां पर एक पेशी होती है, और जहां पर आपके आमाशय का अंतिम बिंदु होता है यानी फंडिस जठर निर्गमी का जो अंतिम पॉइंट होता है वहां पर भी एक पेशी होती है जिसका नाम है जठर निर्गमी अवरोधनी। ठीक है, आपने देखा होगा बलून जो होता है गुब्बारा, उसके अंदर आपने कभी कोई चॉकलेट वगैरह डाल दीजिए, उसको फुला के चॉकलेट डाल दीजिए आप, लेकिन आप देखोगे कि आप चॉकलेट अंदर डाल तो सकते हैं लेकिन उसको ऐसे नीचे की तरफ करने पर वो चॉकलेट नीचे की तरफ नहीं गिरेगी, क्योंकि क्या होता है, वो जो ऊपर का मुंह होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, नीचे का मुंह होता है थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए आराम से चॉकलेट अंदर तो पहुंच जाती है लेकिन बाहर नहीं निकलती है। सेम उसी प्रकार से ग्रसनी का जो भाग होता है यहाँ पर एक पेशी होती है, जैसे ही भोजन नीचे की तरफ पहुंचता है उसके बाद में ये पेशी जो होती है वो बंद हो जाती है, यानी पेशी यहाँ पर बंद होने के कारण ये भोजन वापस ऊपर की तरफ नहीं पहुंचता है। और आमाशय के आगे की तरफ भी क्या होती है, पेशी होती है, और यहाँ पर भी, यहाँ तक भी भोजन पहुंचने के बाद ये पेशी भी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, जिससे कि भोजन डायरेक्ट नीचे नहीं पहुंचता है, बॉडी के अगले पार्ट में नहीं पहुंच पाता है। और बच्चों मैं बता दूं आपको, लगभग 2 से ढाई घंटे तक भोजन जो होता है वो आमाशय के अंदर रहता है और आमाशय में उस भोजन का पाचन शुरू होता है। तो इस प्रकार से आमाशय के 3 भाग पढ़े हमने, कौन कौन से पढ़े, कार्डियक, फंडिस और जठर निर्गमी भाग। 2 पेशियां पढ़ी, ग्रास नलिका अवरोधनी, और पढ़ा हमने जठर निर्गमी अवरोधनी। अब मैं बताता हूं कि और आमाशय में क्या होता है। आमाशय में देखिएगा, आमाशय में स्त्रावण होता है, एक तो होता है एंजाइम का, किसका होता है, ध्यान रखना, आमाशय के अंदर एंजाइम का स्त्रावण होता है। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, एक तो होता है आपका पेप्सिन और एक होता है आपका रेनिन। पेप्सिन और रेनिन नाम के 2 आपके क्या होता है, यहाँ पे एंजाइम स्रावित होता है या एंजाइम स्रावित होते हैं। अब पेप्सिन का जो मुख्य जो कार्य है वो क्या है, हमने पहले पढ़ा कि जब हमने भोजन को अपने मुख में रखा तो दांतों के द्वारा उसको छोटा किया गया, उसके बाद उसके अंदर श्लेष्मा आया, श्लेष्मा के अंदर कौन था, एंजाइम था। कौन सा एंजाइम था, वहां पर टाइलिन था, और टाइलिन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन शुरू हो गया, और कार्बोहाइड्रेट्स ने पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड श्रृंखलाओं में चेंज किया और भोजन आगे पहुंचा। जब भोजन आमाशय में पहुंचेगा उस समय भोजन के प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाएगा। प्रोटीन के पाचन के लिए यहाँ पर एंजाइम जो होगा उसका नाम होता है पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को चेंज करता है, किसमें करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड श्रृंखलाओं में चेंज करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज करता है। और उसके अलावा जो आपके आमाशय के अंदर एक एंजाइम और होता है जिसका नाम होता है रेनिन। रेनिन नाम का एंजाइम होता है, ये बच्चे जो दूध पीते हैं उसके पाचन का कार्य करता है रेनिन। ठीक है, ये 2 प्रकार के एंजाइम आपके आमाशय में पाए जाते हैं। उसके अलावा आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है यानी HCl, इसका कार्य होता है पीएच को संतुलित रखने का। कैसे, देखिएगा, बहुत बार आपने सुना होगा कि हमारे
बॉडी के अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया, जीव, इस प्रकार की चीज़ें भोजन के साथ में या जल के साथ में या किसी भी खाने पीने की वस्तु के साथ में हमारे आमाशय तक पहुंच जाती है। वहाँ पर पहुँचने पर काफ़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, जिससे होता है क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक ये एसिड है जो क्या करता है उन बैक्टीरिया को या छोटे छोटे जीवों को वहीं पर खत्म कर देता है, जिससे हमारे भोजन पर कोई अफेक्ट नहीं होता है या हमारे शरीर को कोई क्षति नहीं पहुंचती है। तो एक होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं बता दूं आपको, पेप्सिन और रेनिन नाम के एंजाइम हमारे शरीर में तभी स्रावित होते हैं जब हमारे शरीर का पीएच संतुलित हो। पीएच संतुलित होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि पीएच का मतलब क्या है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था जल का पीएच कितना होता है, 7 होता है। उसी प्रकार से पीएच जो होता है हमारे शरीर का संतुलित होना जरूरी होता है। एक हमारे आमाशय के अंदर म्यूकस स्रावित होता है। म्यूकस मतलब श्लेष्मा, यानी भोजन जो यहाँ पर स्रावित हो रहे हैं, मैंने आपको बताया कि गले, मुख के द्वारा जो श्लेष्मा बनता है, उसके अलावा हमारे आमाशय में भी कुछ मात्रा में श्लेष्मा बनता है, जिससे भोजन और ज़्यादा चिकना बनता है और आगे के अंगों तक पहुंच पाता है, जिससे पाचन क्रिया आसानी से संभव हो पाती है। तो आज के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया आपसे, एक तो आमाशय को, एक मैंने डिस्कस किया ग्रसनी को, एक मैंने डिस्कस किया ग्रास नली को, और उसके अलावा मैंने बताया आपको लार ग्रंथि के बारे में। तो बच्चों इसी प्रकार से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपका सिलेबस को जारी रख रहा हूँ। आप भी घर पर बैठ के पढ़ते रहिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगले वीडियोस के अंदर 2 वीडियो हो चुके हैं हमारे, और अगले आने वाले वीडियो के अंदर हम एक नई चीज़ करना जा रहे हैं कि हम पर डे आपके साथ में लाइव जुड़ने की सोच रहे हैं। 4:30 बजे लाइव रोज जुड़ेंगे, और हम उस समय आपका टेस्ट नहीं होगा, लेकिन जो वीडियो लेक्चर हम लेकर आ रहे हैं उसमें हम बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बोर्ड एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और आपके जवाब भी वहाँ पर इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वो सेशन भी मैं जल्दी शुरू करने वाला हूँ। उसके साथ साथ अब जो लाइव टेस्ट है उसमें भी कुछ नए नियम आ जाएंगे। नए नियम का मतलब यह है कि जो बच्चा अपने नोट्स हमें भेज रहा है बनाकर, वीडियो के माध्यम से अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहा है, भेज रहा है, वही बच्चा विनर बन पाएगा। अदरवाइज कोई भी बच्चा जैसे खेल रहा है, आप आ रहे हो, सामान्य विज्ञान के सवालों के जवाब दे रहे हो, प्रतियोगिता को एंजॉय कर रहे हो, मोस्ट वेलकम है, लेकिन विनिंग राशि जो होगी मैं चाहता हूँ उन्हीं बच्चों तक पहुँचे जो हमारे साथ साथ स्टडी और मेहनत भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलता है अगले लेक्चर में।